हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री है उसका भूत आपके दिमाग से निकल जाएगा और जो आपकी मैराथन की सीरीज़ है सीधी बात नो बकवास, इसमें कोई किसी प्रकार की फर्जी बातें नहीं होती हैं। सिर्फ जो है आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और लगभग 40 मिनट में आपका जो मैराथन है मध्यकालीन इतिहास ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ब्रिटिश हैं वो भारत में उनका किस प्रकार से उदय हुआ था और देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति है वो भी आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन इस वीडियो में लोग जो बात करने वाले मध्यकालीन इतिहास में आपके जो सिलेबस में दिया है उसमें आपका दिल्ली सल्तनत है, उसमें आपका मुगल काल है, उसमें आपका मराठा है और उसके बाद शुरू हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग मॉडर्न देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास को हम लोग पूरा समाप्त करते हैं। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से शुरू होती है जब अरबों पहला भारत में सफल मुस्लिम आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण, तो वहाँ से हम लोग को पढ़ना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी मैराथन की वीडियो मिल जाएगी और 99% चांस है कि आपके सारे क्वेश्चन इसी मैराथन से आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्कर्ष क्लासेस पे इस समय ब्रह्मास्त्र क्लासेस चल रहा है। आप जाकर मिलाएंगे मेरी मैराथन क्लासेस से और कुमार सर की क्लासेस का, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं है कि बाहर नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सर मेरी कॉपी करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ वो एनफ और सफिशियंट है। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि इस छोटा चैनल भी इतने अच्छे कंटेंट, दमदार कंटेंट लाता है। जो 23,000 सब्सक्राइबर वाला मात्र वो भी जो है पढ़ा सकता है। इसी प्रकार से मैंने पढ़ाई किए थे और लेखपाल में मेरे 92 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास को शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात। अरब आक्रमण पहले देखेंगे कि भारत में अरब आक्रमण जो हुआ था और प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण ये 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के समय। ठीक है, इसने सिंध विजय प्राप्त की थी। सबसे पहली बार सफल आक्रमण जो मुस्लिमों का हुआ था सिंध पर, और वो सफल हो गया था 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण भारत में 1000 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आपने पता होगा कि भारत हमारी सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन इतना लोगों ने इस पर आक्रमण किया और यहाँ के जो सोने के खदान थे इसको खूब ले गया और हमारी जो सोने की चिड़िया थी भारत, इसको ये लोग खोखला बना दिए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था और उसने अपना अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। और महमूद गजनवी के समय भारत में अल-बरूनी आया था। ठीक है, कौन आया था? अल-बरूनी। बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत में 1175 ईस्वी में मुल्तान में होता है। ठीक है, 1175 में मुल्तान में इसका आक्रमण होता है प्रथम। इसका दूसरा आक्रमण जो है 1178 में भीमदिती से होता है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में, फिर मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण भीमदिती से 1178 ईस्वी में होता है। बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद आता है आपका, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में सिर्फ जो है इसके वंशज आप लोग एक बार देख लीजिए शुरू में कैसे थे। तो इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, या गुलाब खिला तोड़कर सुगंध लो, सूंघ लो, जो भी आप लोग अच्छा लगे। इसमें कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। पहला आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश, और ये जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। गुलाम वंश इसने जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर 84 वर्ष, खिलजी वंश से 30 वर्ष, तुगलक वंश ने 94 वर्ष, और सबसे ज़्यादा शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पर 94 वर्ष ये है तुगलक वंश। और 37 वर्ष किया था सैयद वंश ने, 75 वर्ष किया था लोधी वंश ने। तो सबसे कम किसने किया था? खिलजी वंश ने। सबसे ज़्यादा किसने किया था? तुगलक वंश ने। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक वंश को और कब से इनका टाइम पीरियड है, इन सभी बातों को अच्छे से समझते हैं और आगे चलकर पढ़ते हैं एक एक चीज़ों को। तो पहला हमारा गुलाम वंश, इसी को हम लोग मामलूक वंश भी कहते थे। तो मामलूक वंश अथवा गुलाम वंश, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। और गुलाम वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, लेकिन उसमें से आप सभी को नहीं पढ़ना है। किसको किसको पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये गुलाम वंश है। ठीक है, इसमें 3 गुलाम वंश को बांट दिया गया था। कुतुबी वंश जिसमें कुतुबुद्दीन आराम शाह उसका बेटा, फिर शमसी वंश में इल्तुतमिश, रुकुन, ये सब थे। बलबनी में ये बलबन, कैकुवाद और क्यूमर्स। इसमें जो आपको पढ़ना है, एक जिस पर टिक लगा हुआ है, एक तो कैकुवाद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और शमसी में आपको पढ़ना है इल्तुतमिश को और रजिया सुल्तान को। इसके बाद आपको बलबनी में सिर्फ बलबन को पढ़ना है। तो ये कुल मिलाकर 4 शासक को आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर आती है कुतुबी वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन पीरियड था वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। ये सिर्फ जो है 4 वर्ष ही शासन किया था, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ये जो निवासी था
कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो है तुर्कमेनिस्तान का था, तुर्किस्तान का था। इसकी जाति थी तुर्की, और ये जो वंश था इसका वंश कुतुबी वंश का था। और ये किसका दास था? ये मोहम्मद गोरी का था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और इसको जो उपाधि दी गई थी ये मलिक या सिपाह सालार की उपाधि मोहम्मद गोरी द्वारा इसको प्रदान की गई थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी का ये सामंत था और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके दरबारी इतिहासकार कौन कौन थे? हसन निजामी और फ़ख्र मुद्दवियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अन्य नाम थे वो उसका नाम था चंद्रमा का स्वामी, लाख बख्श इसको कहा जाता था, यानी एक साथ में लाखों का दान कर देता था। कुरान खां, हातिम दिती एवं पील बख्श, इसको जो है नाम दिया गया था। इसकी राजधानी लाहौर थी, और जो बाबर है इसका मकबरा भी लाहौर में। इसकी मकबरा पहले जो है आराम बाग आगरा में था, लेकिन जो है अकबर ने फिर बाद में इनकी कोई पुस्तक पढ़ा था तो फिर इनको जो है लाहौर में दफना दिया गया। इनका मकबरा जो बनवा दिया गया कहाँ? लाहौर में, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसने ही जो है कुतुब मीनार की नींव स्टार्ट की थी रखना, फिर बाद में चलकर इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया, और फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें थोड़ा सा काम करवाया था। इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। ये चौगान खेलते समय, ये जो है चौगान खेल रहे होते हैं, पोलो खेल रहे होते हैं, और उसी टाइम 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई हैं अभी आगे चलकर आपको पूरा डिटेल एक साथ दूंगा कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी। बात करते हैं अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ठीक है, इनका जो शासन पीरियड था ये था 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। ये भी तुर्किस्तान के निवासी थे। इनकी जो जाति थी अलवरी, ये ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। शमसी वंश, ये जो है शमसी वंश का था। ऐबक जो है, ऐबक का वंश हमने ऊपर देख लिया, और ये जो है शमसी वंश का था। इसके पिता का नाम इलाम खान, और इलवरी जात के प्रधान थे इसके पिता। दास ये किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था दास, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसका राज्याभिषेक अब कुतुबुद्दीन के ऐबक के मरने के बाद एक जो शासक आया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कुछ समय के लिए। उसके बाद जो है ये इल्तुतमिश हुआ था 1211 ईस्वी में दिल्ली में। इसकी राजधानी जो है दिल्ली थी, पहले लाहौर थी, लेकिन लाहौर से दिल्ली ला दिया था इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी। और इसके जो दरबारी कवि थे वो मिनहाज उस सिराज इसके जो है दरबारी कवि थे इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको जान लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश को माना गया है, क्योंकि जो उस समय जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको दिल्ली सल्तनत का सिर्फ संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए हैं उसको इल्तुतमिश को माना जाता है। तुर्कान-ए-चहलगामी पद्धति की इसने शुरुआत की थी। तुर्कान-ए-चहलगामी का मतलब जो है एक 40 सरदारों की इसने फौज रखी, 40 सरदारों की टुकड़ी रखी। इसी के समय पर मंगोलो आक्रमणकारी चंगेज खां का जो है आक्रमण हुआ था, और जो चंगेज खां था वो जलालुद्दीन मोहम्मद बर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी पर आ पहुंचा था 1220-21 ईस्वी में। ठीक है, इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलवाया था। चांदी के टके का वेट जो था 175 ग्रेन था, जो शुद्धता थी, तथा तांबे का जीतल भी चलवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने अपने बेटे नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया था सुल्तानगढ़ी दिल्ली में। और मकबरे शैली का जो सुल्तानगढ़ी जो है ये मकबरा पहली बार बना था, और मकबरे शैली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने ही की थी। इसी के समय में मकबरे शैली की शुरुआत हुई थी। फिर रजिया सुल्तान को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना जानना है कि प्रथम मुस्लिम शासिका जो दिल्ली सल्तनत की थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 40, बहुत ज़्यादा समय इनको नहीं मिला राज करने का। इनको उपाधि जो मिली थी जलीलात उद दीनार रजिया एवं निस्वा को मिली थी, और बलबन ने अमीर ए शिकार की उपाधि थी। और अमीर ए याकुर जो है इन्होंने एक नियुक्त किया था उसका जो घोड़े का सरदार पद, और उसके लिए जलालुद्दीन याकुत को। तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है। अब आता है बलबनी वंश, और बलबनी वंश में गयासुद्दीन बलबन को हम लोग पढ़ना है। और इसका जो बलबन वंश का टाइम पीरियड है वो 1265 से 1290 के बीच में है, और इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन 1287 से 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक। इसका मूल नाम बहाउद्दीन, और इसका जो जाति था इलवरी जाति का था। वंश जो है बलबनी वंश, और जो दास था ये इल्तुतमिश का दास था कौन? बलबन। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दिल्ली सल्तनत में। इसका जो बलबन का जो पद था, सुल्तान का पद धारण किया था बलबन ने। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसने बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था किसने? नसरुद्दीन महमूद खान ने। नसरुद्दीन महमूद खान को हमको नहीं पढ़ना दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इतना जानना है कि इसने एक उपाधि दिया था बलबन को, उस उपाधि का नाम है उलूग खां।
जो तुर्कान चहलगामी जो 40 सरदारों की टुकड़ी स्थापित किया था इल्तुतमिश ने, उसको इसने समाप्त कर दिया था बलबन ने। इसने सिजदा पाबोस की शुरुआत की थी, ठीक है, कि झुककर प्रणाम करना और राजा को जो है एकदम मतलब इस प्रकार से सम्मान देना। तो सिजदा पाबोस इसने फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। और दीवान अर्ज इसने सैन्य विभाग एक था, दीवान अर्ज उसका नाम था, इसकी भी शुरुआत जो है शुरुआत की थी। वरीद मुमालिक, ये जो गुप्तचर विभाग था वरीद मुमालिक, इस विभाग की स्थापना भी बलबन ने किया था। बात करते हैं अब आपका दिल्ली सल्तनत जो है उसमें गुलाम वंश हम लोग पढ़ चुके हैं। बात करते हैं खिलजी वंश का। खिलजी वंश ये सबसे छोटा वंश था, सबसे कम समय में राज किया है। ये सिर्फ जो है लगभग 30 वर्षों का शासनकाल इनका रहा है और ये सबसे छोटा वंश है। सबसे बड़ा जो शासनकाल किया है तुगलक वंश ने किया है। बात करते हैं इसके जो प्रमुख शासक थे खिलजी वंश में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यही संस्थापक थे, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि खिलजी वंश में जो महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के ही हैं। इन्होंने ही अच्छे अच्छे काम कुछ किए थे। 1296 से 1316 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा है। इनका मूल नाम अली गुर्राज से, इनकी उपाधि जो सिकंदर ए सानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी और इसी को सिकंदर दिदी के नाम से भी जाना जाता है। इसने अस्थायी सेना की नींव रख दी थी और इसने नकद वेतन देना शुरू कर दिया था। घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। मतलब घोड़े को दाग कर कुछ यहाँ चित्र बना देना कि ये घोड़ा इनका है, इस क्षेत्र में ये अलाउद्दीन खिलजी का है। इस प्रकार से सैनिकों का हुलिया वगैरह लिखने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। भू राजस्व का दर जो इसने बढ़ाकर 1/2 तक पहुंचा दिया था। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी जो है बहुत ज़्यादा इसने जो काम किया था, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी का, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। दीवान रियासत का इसने गठन किया था जो कि व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था ये संगठन। और इसने जो है कुहना ए मंडी, ये बाजार अधीक्षक की नियुक्ति की थी, कुहना ए मंडी। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण और कार्य थे उसमें जो है दीवान मुस्तखराज, ये किसानों का बकाया वसूलने के लिए एक संस्था बनाया था दीवान मुस्तखराज। और ये जो है घरी और चरी की शुरुआत की थी, यानी घरी मतलब जो झुग्गी झुपड़ियाँ हैं घरों पर ये टैक्स लेता था, और चर जो पशुपालन जो दूध देने वाले गाय और भैंस थे उन पर भी, ये चरी पशुओं पर भी जो है टैक्स लगा दिया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद और इसी ने तबला का जनक कहा जाता है। भारत में तबले की जो खोज की थी ये अमीर खुसरो ही था। कासगंज एटा में पैदा हुए थे अमीर खुसरो और ये लंबे समय तक कई लोगों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में रहे थे। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की सभी दक्षिणी विजय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो इनका एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर, जो इसको दक्षिण से पकड़ के लाए थे, इसने जो है दक्षिण विजय पर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था उनको विजय प्राप्त करवाने में। अगला वंश है खिलजी वंश की बात आता है तुगलक वंश। गुलाब खिले तो मतलब तुगलक वंश। और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कुल 94 वर्ष का शासन निभाया था। 1320 सर 14 से 14 तक तुगलक वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पर। और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से लेकर 25, ये भी ज़्यादा समय नहीं रहे। इनका मूल नाम गाजी मलिक था और इनके पुत्र का नाम हिंदू माता का पुत्र कहा गया। इनके जो पुत्र थे ये हिंदू माता के पुत्र थे। इन्होंने जो नगर बसाया था उसमें तुगलकाबाद नगर है। तुगलकाबाद जो आपका दिल्ली बॉर्डर पर एनसीआर में आता है, तुगलकाबाद, वहाँ ये दिल्ली में लगभग तुगलकाबाद फोर्ट जो बना है, ये तुगलकाबाद नगर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। और इसकी राजधानी जो थी तुगलकाबाद बसाने के बाद उसको ही राजधानी अपना बना लिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने जो दुर्ग बनवाया था तुगलकाबाद का किला का निर्माण, ये 56 कोट के दुर्ग के नाम से जाना जाता है और इसी गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको भी जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ काम किए थे, अच्छे काम किए थे, उसके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के आदेश पर अमीर खुसरो ने 1320 ईस्वी में तुगलक नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो तुगलक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। किसके आदेश पर? गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम डाक व्यवस्था का प्रचलन किया था। बाद में आप चलते हैं, पढ़ते हैं आगे चलकर, मुगल काल में डाक व्यवस्था को आगे बढ़ाया था शेर शाह सूरी ने भी। अपने नाम के साथ इसने जो है गाजी काफिरों को वध करने वाला, जोड़ने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने जो है गाजी लगाया था दिल्ली सल्तनत में पहली बार। ठीक है, गाजी का मतलब होता है कि काफिरों का वध करने वाला। और नहर निर्माण की जो शुरुआत की थी वो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहर निर्माण की पद्धति शुरुआत की थी। इसके बाद आता है पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता था और इसका मूल नाम जौना खां था या जूना खां। ठीक है, आप जो कहानी पढ़े होंगे कि जौनपुर में एक नगर है और जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की याद में। तो यही वो है जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो शासन पीरियड था वो था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। इसका मूल नाम जूना खां या जौना खान। इसके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था जो इसके संस्थापक थे तुगलक वंश के। इनका बेटा था ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी जो उपाधि मिली थी उलूग खां, इसको भी उलूग खां की उपाधि मिली थी और इसको जो उपाधि दी गई थी इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा।
इसकी शिक्षा जो है अरबी, फारसी, गणित एवं भूगोल, खगोल विज्ञान, ये बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत विद्वान शासक था, दिल्ली सुल्तान का सबसे पढ़ा लिखा ये शासक था। ठीक है, और ये सहिष्णु शासक था। इसके गुरु जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, जो आप निजामुद्दीन औलिया जो इसके नाम पर निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन बना है, यही हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे। होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का भी पहला सुल्तान था जो होली के त्यौहार में भाग लिया था। और सती प्रथा को निषेधित करने वाला प्रथम प्रयास किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीनार नाम का एक स्वर्ण सिक्का चलवाया था दिल्ली सल्तनत में, दीनार नाम का स्वर्ण सिक्का चलवाया था, और चमड़े का भी सिक्का जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। लेकिन इसको इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन इसकी जो नीतियाँ थी वो असफल हो गई थी। इसने जैसे बहुत सारी नीतियाँ चलवाया था, गंगा यमुना के दोआब में खेती करवाना, वो भी असफल रही। ठीक, इसके टाइम में अच्छी बहुत इसने अच्छे काम की, बहुत नीतियाँ लाए, लेकिन वो जो है असफल रहा। तो ये जो है पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कहलाता है। इसने अमीर को ही एक कृषि विभाग की स्थापना करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, ये इसी के शासनकाल में, इसी के दरबार में, इसी के शासनकाल में आया था, और एक काजी के पद पर उसको नियुक्त किया गया था। और उसकी पुस्तक थी रेहला। उसी सोर्स से पता चलता है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल में इसके दरबार में आया था। फिर बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था लाया था। फिर चल के मोहम्मद बिन तुगलक ने भी डाक व्यवस्था को आगे मजबूत किया। और इसी के समय हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है। हरिहर व बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था। तो ये इसी के समय चल रहा था, वो टाइम पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का ही, समकालीन थे वो लोग। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक मरता है तो उस पर बदायूं लिखते हैं, जो लेखक थे बदायूं लिखते हैं, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्योंकि ये जो पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके काम जो अजीबोगरीब थे। तो ये गंगा यमुना दोआब में खेती कराना, इसकी बहुत सारी जो नीतियाँ थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो सब फ्लॉप हो गई थी। अब बात आता है फिरोज शाह तुगलक की। इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसके जो पिता का नाम मलिक रजब, इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज, इसकी माता का नाम बीबी ज़ैला, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था फिरोज शाह तुगलक का। प्रथम दिल्ली सल्तनत में, पर पहली बार मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा में हुआ था, और दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। तो 2 बार दिल्ली सल्तनत का जो राज्याभिषेक कराया है वो फिरोज शाह तुगलक। ये भी, इसने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। जैसे दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर दिल्ली में 21 दिनों तक इसने उत्सव मनाया था, जब दूसरी बार ये राजा बना था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, इसने जो स्थापना की इन नगरों की। कौन कौन? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। इस प्रकार जो जौनपुर है ये जौना खान के नाम पर रखा है, इसका चचेरा भाई था, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ चुके हैं, आगे चलकर पीछे पढ़ चुके हैं। बाद में नहर प्रणाली का बृहद स्तर पर इसने जो है विकास किया था, बहुत अच्छा इसने काम किया था, नहर प्रणाली को बढ़ाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। किसने? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आत्मकथा जो थी फुतुहात ए फिरोज शाही, इसने खुद ही लिखा था। फुतुहात ए फिरोज शाही, और तारीख ए फिरोज शाही जो लिखते हैं ये जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही, लेकिन फुतुहात ए फिरोज शाही खुद लिखता है। इसने कुछ विभाग बना रखे थे, उस विभाग के बारे में जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक है दिल्ली सल्तनत का। ये दारुल सफ़ा, ये चिकित्सालय का विभाग था। दीवान खैरात, ये दान विभाग था, जो दान देने का काम दीवान खैरात विभाग करता था। दीवान इस्तेहाक, ये पेंशन विभाग था। दीवान बंदगान, ये दास प्रथा का जो है दास से संबंधित विभाग था। इसने स्थापत्य कला में कुछ काम किए, जैसे लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, खिड़की मस्जिद की स्थापना, बेगमपुरी मस्जिद, कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, लेकिन वो मर गया। उसके बाद जो 4 मंजिला पूरा कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। फिर 5वीं मंजिला और इसका जो निर्माण जो ध्वस्त हो गई थोड़ा बहुत, उसकी मरम्मत कराया था फिरोज शाह तुगलक। मदरसा ये फिरोज शाही, अशोक का टोपरा और मेरठ अभिलेख जो है ये दिल्ली को फिरोज शाह कोटला में, वहाँ से टोपरा और मेरठ से उठवाकर जो है जो 2 अभिलेख थे वो लाकर कोटला में स्थापित करवा दिया था दिल्ली में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला वंश है सैयद वंश, और सैयद वंश क्या होता है? लोधी वंश। तो सैयद वंश का जो कार्यकाल 1414 से 1451 के बीच में है, और इसकी स्थापना जो किया था, संस्थापक जो थे वो सैयद वंश के खिज्र खां हैं। ठीक है, और 1398 जैसा आप सबको पता होगा तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो है तुगलक वंश का शासनकाल चल रहा था। उसी के बाद जो है तैमूर लोग ने इसको नियुक्त किया था खिज्र खां को, क्योंकि तैमूर जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। इसको जो है रैयत ए आला की उपाधि भी मिली थी, रैयत ए आला, किसको? खिज्र खां को। अगला वंश और अंतिम वंश है आपका लोधी वंश। लोधी वंश के बाद आपका मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक है, और ये अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का। इसके संस्थापक बहरौल लोधी 1451 में, और इसको जो उपाधि मिली थी मकसद ए अली की उपाधि बहलोल लोधी को मिली थी। बात करते हैं सिकंदर लोधी, इसका कुछ प्रतापी शासक के बारे में। सिकंदर लोधी, और इसने जो है
सर्वश्रेष्ठ शासक था ये लोधी वंश का, और इसने आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और इसी आगरा को इसने अपना राजधानी बसा लिया था 1506 में। सिकंदर लोधी ने माप का पैमाना जो गज सिकंदरी था उसको चलाया था सिकंदर लोधी ने। और गुलरुखी उपनाम से जो कविताएं लिखता था ये सिकंदर लोधी, अपने नाम से नहीं लिखता था बल्कि ये जो है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोधी। इसी के समय गुरु नानक देव ने 1469 से 1539 में सिख धर्म की स्थापना भी की थी सिकंदर लोधी के समय। और जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी 1517 से 26 के बीच में, ठीक है। घटोली के युद्ध में 1517-18 में राणा संगा से हार जाता है। इसके बाद पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, ये बाबर से भी हार जाता है और पहली बार इसी युद्ध में तोप गोलों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। लेकिन उससे पहले हम लोग सल्तनत कालीन के प्रमुख भवन और उसके निर्माता और स्थल देख लेते हैं कि जो काम हुए थे किसने बनवाया था, जो मैंने आपको शुरू में बोला था। तो देखिए, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। अलाउद्दीन का झोपड़ा ये अजमेर में ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कहा जाता है कि पहले यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसी को इसने अलाउद्दीन का झोपड़ा ये मस्जिद का निर्माण करा दिया था। अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने नागौर करवाया था राजस्थान में। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में। और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, अलाई दरवाज़ा। इसके बाद गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया था। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में। और जहाँपनाह नगर जहाँपनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की जो मृत्यु होती है यही जहाँपनाह नगर, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था दिल्ली में। और अदीना मस्जिद ये सिकंदर शाह ने बनवाया था पांडुआ में। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के हमने देख लिया कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स। और ये कहाँ पर है और किसने बनवाया? अटाला मस्जिद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जौनपुर में है। इसको इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाया था, ये सर्की वंश का शासक था। हिंडोला महल इसको ये मांडू में है और इसको बनवाया था हुसंग शाह ने। जहाज महल हुसंग शाह में, इसको मांडू ने बनवाया था। चांद मीनार या चार मीनार इसको कहा जाता है, हैदराबाद में है, इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और गोलकुंडा का किला भी जो है वो भी वहीं आपका है। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, ये चित्तौड़ राजस्थान में है। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के कुछ विभाग और उसके संस्थापक, ये भी जो आपके पूछे जाते हैं। हमने इसको ऊपर भी देख लिया लेकिन एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। दीवान मुस्तखराज ये राजस्व विभाग से संबंधित था, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इस विभाग की स्थापना किया था। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण से था, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी जो लाया था। दीवान अमीर को ये कृषि विभाग से था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। दीवान खैरात ये दान विभाग से संबंधित था, इसको जो है फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक इसको ले आया था। तो आपका जो है दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं मुगल काल। ये मुगल इतिहास जो मुगलों का शासनकाल रहा है, मुगलों का जो टाइम पीरियड भारत में रहा है वो 1526 लेकर 1858 ईस्वी तक रहा है। मुगलों ने शासन किया और पहली बार बाबर शासन करता है शुरुआत, और अंत में करता है बहादुर शाह जफर जो है, जिसको रंगून में बर्मा में ले जाकर कैद करके वहाँ जो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुगलों में हम लोग को सबको नहीं पढ़ना है। मुगलों में हम लोग जो है डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका पूर्व मुगल काल, एक होता है उत्तर मुगल काल। देखिए, पहले जो आपको पढ़ना है पूर्व मुगल काल, इसके बाद उत्तर मुगल काल। तो आपके जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो पूर्व मुगल काल से बनते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे लोग जो 6 शासक हैं उन्होंने काम किए। बाबर, हुमायूं के बाद फिर से शाह सूरी बीच में आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये सीरियल है याद करने का। तो आप लोग को सीरियल याद रखना है। पिछली बार पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पेट मिलान करने में कि औरंगजेब का जो मृत्यु था वो 1709 दे दिया था, लेकिन एक्चुअल में औरंगजेब 1707 में मरा था। उसी टाइम भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था। तो जो भी क्वेश्चन पेट में पूछे जाते हैं मैं आपको सारे लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन भले ही आते हैं आपको मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न से, तो आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। हो सकता है आप पढ़ लें तो आप 3 से 4 प्रश्न सही कर लें, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरी पूरी मैराथन देख लेते हैं 5 में 5 आपको सही हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पूर्व मुगल काल थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो सीरियल था इनका। लेकिन उत्तर मुगल काल हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब औरंगजेब मर जाता है तो जो मुगल वंश है ये कमज़ोर पड़ जाती है, और जो इसमें शासक आते हैं जैसे बहादुर शाह है, इसका उपनाम था शाह बेखबर इसको कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। और मोहम्मद शाह रंगीला व्यक्ति था और अपने आसपास जो है किन्नरों को और महिलाओं को अपना बॉडीगार्ड अंगरक्षक के रूप में रखता था। रंगीला मिजाज का आदमी था। और इसी के टाइम 1739 में नादिर शाह का अटैक भारत पर हुआ था। अहमद शाह जो है ये अहमद शाह था। इसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इसको अली गौहर कहा जाता था, अकबर द्वितीय। और फिर बहादुर शाह जो था इसको हम जफर कहते थे। 1857 की क्रांति में यही जो है नेतृत्व कर रहा था भारत का, और इसको जो है अंग्रेज 1858 में ले जाकर रंगून में कैद कर देते हैं। तो इस प्रकार से मुगल वंश समाप्त हो जाता है। फिर जो है भारत में होती है 1857 की क्रांति हो जाती है। तो बहादुर शाह
जो दीदी है वो जफ़र इसको कहा जाता था। ये जो कविताएं लिखता था जफ़र नाम से लिखता था, इसलिए इसको जफ़र कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं शुरू से हम लोग, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ये मुगल वंश, इसके बाद आपका जो होगा वो मराठा होगा, फिर आपका जो होता है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम बार जो ब्रिटिश का आगमन होता है भारत में, और फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। देखिए मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं जा रही होगी, अच्छी जा रही होगी मतलब मेरी आवाज़ मोटी हो गई आज, तो भन भन की आवाज़ आ रही है मेरी, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू मैराथन ले रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं अच्छी, लेकिन आप सबका पेपर 10 दिन बाद आपका पेपर है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो तैयारी मैं आपको करवा पाऊँ जल्दी से जल्दी करवा दूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लगाने कोई मतलब नहीं है। तो आज ही आपकी 3 ही वीडियो अपलोड हो जाएंगी। आपकी जो पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है उसको देख लीजिएगा, और ये भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका आएगा आधुनिक भारत। तो 6 तारीख तक आपकी सारी मैराथन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ बचेगी आपकी इंडियन ज्योग्राफी और करंट का पूरा संपूर्ण 1 वर्ष का मैराथन लेके आऊँगा 1.5 से 2 घंटे में, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आप लोग जो है उसकी मैराथन आपको परसों आएगी, और कल आपको इंडियन ज्योग्राफी को मैराथन में दूंगा, तो उसको देखिएगा। और शाम को जो आपकी मैराथन आएगी वो आएगी राष्ट्रीय जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, वो भी आपको शाम को दे दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा थकान लग गई है लगातार बोलते बोलते, इसके पहले मैंने लगातार 1.5 घंटे की क्लास लिया है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर तुरंत मैं आपको मेडिकल ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी थोड़ी दवा खाया हूँ तो रिलैक्स है। अभी थोड़ी देर बाद मुझे फीवर और कोल्ड, फिर जुकाम छींक वगैरह आने लगती है, तो क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए जो है एक टॉवल लेके मैं साथ में बैठा हूँ, अगर ऐसी कोई बात होती है मैं तुरंत उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद बाबर का, मुगल काल में पहला शासक जो है बाबर है, ठीक है। बाबर के जो पिता का नाम था उमर शेख, ये फरगना का शासक थे, और बाबर भी फरगना का था। इसका जो स्रोत मिलता है बाबरनामा से, तुजू के बाबरी, ये खुद ही लिखता है तुजू के बाबरी को, बाबरनामा को, ये तुर्की भाषा में इसको लिखता है। बाबर द्वारा जो है बहुत सारे युद्ध लड़े गए, लेकिन भारत में इसने 4 युद्ध लड़े और चारों में विजय प्राप्त किया था। इससे पहले इसको हार भी मिली थी, लेकिन भारत में ये कोई युद्ध हारा नहीं था। भारत में लड़े गए बाबर द्वारा 4 युद्ध, एक क्रम से पानी पिया, खाना खाया, चना चबाया और घर चला गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने बचपन से ट्रिक पढ़ा होगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ये होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जो है जीतता है, और पहले युद्ध में गोले बारूद का इस्तेमाल किया जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और कोई ऐसा सेना होता है दिल्ली सल्तनत का जो मैदान में मर जाता है, वो इब्राहिम लोदी होता था, कि वो ग्राउंड में ही मर जाता है। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये 1527 में हुआ था, और ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और राणा सांगा की हार होती है, बाबर की जीत होती है। और इसी में बाबर ने नारा दिया जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में। अगला तीसरा होता है चंदेरी के युद्ध 1528 में, और इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें मेदिनी राय की हार होती है। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध, ये जो है जल और स्थल दोनों पर ही लड़ा गया था बाबर द्वारा, और बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें अफगानों की हार हुई और बाबर की विजय हुई। इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद इसको आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन जो है बाद में चलकर आराम बाग से काबुल में ले जाया जाता है। अकबर जब आता है तो इसको जो है ट्रांसफ़र कर देता है। बहुत ज़्यादा लोगों के जो मकबरे हैं वो विदेश में नहीं है, जैसे जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, बाबर का है काबुल में। बस 2 ही लोग के मुगल काल में मकबरे बाहर हैं, बाकी तो सबके मकबरे यहीं भारत में हैं। बाबर की जो उपाधियाँ थी, वो उपाधि धारण किया था गाजी का और कलंदर का। एक जो कवि थे अब्दुल राम रहीम खान खाने, वो तुझे के बाबरी जो तुर्की में लिखा था बाबर ने स्वयं, उसको फारसी में अनुवाद करते हैं अब्दुल रहीम खान खाने ने तुझे के बाबरी को। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। लेकिन जो बाबर जो है अपने पुत्र हुमायूं से कहता है, वो बड़ा था, उससे कहता है कि अपने भाइयों में एक प्यार से रहना, सभी लोग को उसमें कोई दिक्कत ना हो, तुम ही बड़े हो, तुम ही सबकी रक्षा करना, देखभाल करना। तो उसी का पालन पोषण करते हुए अगला शासक बनता है जब मरने के बाद 1530 में बाबर के, तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है अगला शासक बनता है। 1530 से 40 तक इसका शासन रहता है, लेकिन 40 में फिर जो है शेर शाह सूरी से हार जाता है अंतिम बार, और फिर 15 वर्षों के लिए जो है चला जाता है विदेश बाहर, और फिर आता है 1555 में सरहिंद के युद्ध में लड़कर जीत प्राप्त करता है, और फिर जो है मुगल वंश की फिर से स्थापना करता है।
देखिए, पिता के निर्देशन से भाइयों में साम्राज्य बंटवारा जो हुआ था कि जो बाबर ने कहा था तुमको ऐसे ऐसे करना है, तो इसने बंटवारा जो किया था, कामरान को काबुल साम्राज्य दिया था और कंधार दिया था, अश्करी को संभल दिया था, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का साम्राज्य दिया था। इसका एक चचेरा भाई जहाँ मिर्जा सुल्तान भी था, उसको इसने बदख्शा, चूंकि ये पहले बदख्शा का शासक था ये हुमायूं, तो अपना बदख्शा वाला शासन जो है मिर्जा सुल्तान अपने चचेरे भाई को दे देता है। जो कुछ प्रमुख युद्ध है, देखिए जो भी वीडियो में अगर बोलने में कुछ मिसप्रिंट हो जाता हो, ऐसा हो जाता हो, क्योंकि इतिहास है तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको पिन कर दूंगा। ऐसी कोई गलती होगी मैं खुद ही वीडियो देखूंगा, लास्ट में कोई गलती होती है मैं आप लोग पिन कर दूंगा, तो आप लोग कमेंट में जाकर पिन को चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो पे क्या पिन हुआ है। देखिए, प्रमुख युद्ध जो लड़े थे हुमायूं ने, एक कालिंजर का आक्रमण हुआ था, इसका असफल रहा था 1531 में। दोहरिया के युद्ध, ये इसमें भी असफल था और इसमें जो है अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध इसने लड़ा था, इसमें जो शेर खां, जिसको शेर शाह सूरी की उपाधि मिली थी, और शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि मिली थी, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें शेर शाह सूरी जीता था और हुमायूं हार गया था। एक अगला युद्ध था 1540 में, कन्नौज का युद्ध, जिसे हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये 1540 में हुआ था और शेर खान ने अंतिम रूप से हुमायूं को पटक दिया था, यहीं पर हरा दिया था और फिर उसने सूरी वंश की स्थापना कर दी थी। अगला है कि हुमायूं ने 15 वर्ष, जब वो हार गया 1540 में बिलग्राम का युद्ध, तो जो है 15 वर्ष के लिए वो बाहर चला गया। फिर 1541 में वो शादी कर लेता है हमीदा बेगम से, और इसका जो पुत्र होता है 1542 में, एक वर्ष बाद, अमरकोट के राजा वीरदास के महल में अकबर, इसका पुत्र होता है अकबर। ये फिर जो है 1555 में वापस आता है और जो है सरहिंद का युद्ध लड़ता है, और इसका जो सेनापति बैरम खान था उसी की मदद से सिंहासन वापस प्राप्त करता है, सरहिंद युद्ध के मैदान में जीत प्राप्त करके। इसकी मृत्यु 1556 में होती है, और ये पिछली बार वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि जो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये तीन पनाह जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। जो हुमायूं की आत्मकथा थी हुमायूंनामा, इसकी बहन गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी। लेकिन बीच में 1540 से 1555 के बीच में एक वंश आता है, उसका नाम होता है सूरवंश, और सूरवंश का संस्थापक जो होता है शेर शाह सूरी, ये अफगानी रहता है। इसका बचपन का नाम फरीद खान था, फरीद खान। इसके पिता हसन सूरी जो कि सासाराम के जमींदार थे, और इसका मकबरा भी अंत में जब मरने के बाद शेर शाह सूरी को जो है दफनाया गया है वो सासाराम बिहार में ही। इसने बिलग्राम के युद्ध में गद्दी प्राप्त करता 1540 में, और इसको उपाधि मिलती है शेर खां की। शेर खां की उपाधि कौन देता है? मोहम्मद बहार खान लोहानी इसको उपाधि देते हैं शेर खां की। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसने काबुलियत और पट्टा की प्रथा की शुरुआत की थी, और चांदी के रुपये चला था 180 ग्रेन का, तांबे के दाम चले 380 ग्रेन के। और इसने जो निर्माण कार्य कराया था उसमें रोहतासगढ़ का किला था, ठीक है, किला कोहना, दिल्ली में किला कोहना था, और मकबरा जिस सासाराम में अपना बनवाया था ये, और जीटी रोड इसने, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहा जाता है, जो कि आज के समय में नेशनल हाईवे 1 और 2 हो गया है, ये पंजाब से बंगाल तक आपका है, इसी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। शेर शाह सूरी कुछ अच्छे काम भी किए थे। इसकी मृत्यु जो है कालिंजर विजय के दौरान खुद के बारूद दागने से हो जाती है 1545 में, और इसको दफनाया जाता है सॉरी सासाराम बिहार में। तो जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो बिहार के सासाराम में। फिर जब 1556 में युद्ध होता है, वो 55 में सरहिंद का, उसमें जो है हुमायूं की जीत होती है, फिर जो है मुगल वंश आ जाता वापस, तो फिर से शासक बनता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये 1556 से लेकर 1605 इसका शासनकाल रहता है। इसका जन्म होता है 1542, जो हमने बताया था, राजा अमरदास जो थे उनके महल में, अमरकोट के महल में। इसका राजाभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 को होता है, और इसके बचपन का नाम जलाल था, इसलिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इस जो बैरम खान के संरक्षण में शासनकाल किया था 1556 से 60 के बीच में। लेकिन ये पर्दा प्रथा के बीच में कुछ छुप के भी काम करता था 1560 से 64 के बीच में। लेकिन ये स्वतंत्र काल जो इसका था 1564 से 1605 में, जिसने 1564 के बाद इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और इसलिए मुगल वंश में अकबर को महान शासक के रूप में जाना जाता। दवा का असर लग रहा है खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो लेकिन फिर भी मैं आपकी पूरी क्लास जो है लूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आवाज़ वगैरह आप लोग को अच्छी जा रही होगी, हाँ थोड़ा सा मोटापा आ गया आवाज़ में, पिच आवृत्ति जो है तेज हो गई है। बात करते हैं जो अकबर ने युद्ध लड़े थे, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर नहीं लड़का बल्कि बैरम खान के नेतृत्व में लड़ा गया था, और हेमू और अकबर के बीच माना जाता है ऐसा युद्ध हुआ था, और उसमें अकबर जो है 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में विजयी साबित हुआ था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें जो है राजामान सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, और महाराणा प्रताप की जो इसमें विजय हुई थी, सॉरी महाराणा प्रताप की इसमें हार हुई थी और अकबर की विजय हुई थी।
बात करते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसके बारे में। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, हरम दल से मुक्ति जो प्राप्त किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था 1563 में, तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लिए जाते थे पहले उसको इसने समाप्त कर दिया था, और जजिया कर इसने समाप्त कर दिया 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी 1571 में, और अपनी राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी कर लिया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश इसने दे दिया, कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो इबादत खाना में जाके अपने मत्था टेक सकता है 1578 में। और इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में, लेकिन ये सफल नहीं रहा, और बीरबल उसमें जुड़ने वाले पहले व्यक्ति थे दीन इलाही में। और इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर बनाई 1585 में अकबर ने। बात करते हैं अकबर के नवरत्न में 9 लोग थे, कौन कौन से, जैसे विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में 9 थे, तो उसी प्रकार अकबर ने भी अपने 9 रत्न रखे थे, कौन कौन, अबुल फजल जो अकबरनामा लिखे हैं, अबुल फजल, और फैजी, तानसेन, ये जो तानसेन थे संगीत बीड़ा वादक थे, ये तानसेन बीड़ा वादक थे। और अकबर के ही 9 रत्न में बीरबल थे, टोडरमल इनके वित्त मंत्री, राजा मान सिंह थे जो इनके जो पत्नी थी उनके भतीजे, और अब्दुल रहीम खान खाने इन्हीं के दरबार में थे 9 रत्नों में, फ़कीर अजउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा इनके कुक जो थे, भंडारी जो थे खाना बनाने वाले, मुल्ला दो प्याजा भी स्वादिष्ट भोजन बनाते थे। ये सब जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर ने स्थापत्य कला में कौन कौन से काम किए, जैसे इन्होंने आगरा के लाल किले का निर्माण कराया, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, और पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाज़ा, लाहौर का किला, ये सब जो है अकबर ने बनवाए थे। अकबर के दरबार में कुछ प्रसिद्ध चित्रकार भी थे, उसमें से अब्दुल समद, इनको सीरी कलम की उपाधि दिया था, दसवंत वसामन, मोहम्मद हुसैन, इनको जरी कलम। तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध चित्रकार भी अकबर के शासनकाल में थे। और अकबरनामा की जो रचना होती है वो करता है अबुल फजल अकबरनामा लिखता है। और अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा नगर आगरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ है? सिकंदरा, ये आगरा से लगभग जो है 40-50 किलोमीटर दूर है। अकबर जो है तबला बजाता था, इसको जो है ये पढ़ा लिखा शासक नहीं था, लेकिन ये तबला बजाने का शौकीन था, तबला बजाता था, तबले की जानकारी इसको थी। अगला शासक है जहांगीर, जो अकबर का बेटा है। 1605 से 1627 ये शासन करता है। और इसी के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी फैक्ट्री वगैरह डालने का जो प्रयास करते हैं, इसी के टाइम में परमिशन लेके करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से जहांगीर से एक क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था, अभी मैंने उसको आगे लिया है। इसके बचपन का नाम सलीम था, जो आप सुनते हैं कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो अनारकली और सलीम की जो प्रेम कहानी है वो यही सलीम है। तो जहांगीर का नाम बचपन का सलीम था। और जो सलीम चिश्ती थे, सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर, क्योंकि जो अकबर का जो पुत्र है पैदा नहीं हो रहा था, तो इन्हीं के आशीर्वाद से जो है जहांगीर का जन्म हुआ था, जिसको सलीम नाम दिया, सलीम चिश्ती के नाम पर। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी है। और इसने जो है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। ठीक है, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया। जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, और ये खुसरो की सहयोग कर रहे थे इसको, क्योंकि खुसरो जो है विद्रोह कर दिया था जहांगीर से, और जो अर्जुन देव थे इन्होंने खुसरो के सहयोग कर दिया, इसीलिए 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। और जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, न्याय की जंजीर, सोने की जंजीर लगवाई थी, और जिसको भी न्याय अगर चाहिए होता था वो आए, उस जंजीर को पकड़ के खींचे तो घंटी बजती थी, और उससे जो है उसका उस प्रकार उस जो जहांगीर है वो न्याय देता था। तो ये कहाँ लगवाया था? आगरा के किले में, यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर आगरा के किले में न्याय का जंजीर लगवाया है। किसने? जहांगीर ने। इसकी पत्नी का नाम नूरजहां, इसी का उपनाम मेहरुन्निसा था। और इनकी माँ का नाम, नूरजहां की माँ का नाम अस्मत बेगम था। और इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। किसने? नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। और इसी के दरबार में जो 2 आए थे महत्वपूर्ण, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये पिछली बार पेट में मिलान करने के पूछा गया था, सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। ये तो मान के चला था कि उस समय भारत में मुगलों का जो दिल्ली में शासन होगा उसका जो है मान के चला था कि अकबर का होगा। ये अकबर का पत्र लेकर आया था, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। इसके बाद शासक जो होता जहांगीर बना था, सलीम। तो ये कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आए। उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो भी जो है ये जो है जहांगीर के दरबार में ये लोग आए। ये पिछली बार पेट में मिलान करने को पूछा था, ये सबसे पहली बार कौन आया था? तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो उसका चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता था, क्योंकि उस समय उस्ताद मंजूर जो थे, उस्ताद मंसूर, इनको नादिर उल अस्की और अब्दुल असन थे, नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी। आगरिजा और बिशन दास, ये लोग इसके दरबार में चित्रकार थे। और इसीलिए जो है
जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकार का, मुगलों का चित्रकार का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन जो चित्रकाल की शुरुआत थी वो हुमायूं के शासनकाल से ही शुरू हुई थी शुरुआत। ठीक है। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि थी। जो इसका जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ठीक है, खुर्रम उसका नाम था। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? वो जहांगीर ने दी थी। और जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर शाहदरा लाहौर में है, शाहदरा लाहौर में। बात करते हैं इसका बेटा शाहजहां आता है, और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, जो कि जहांगीर ने इसको उपाधि दिया था। जो शाहजहां की उपाधि धारण किया था इसने 1628 से 58 के बीच इसका शासनकाल था, और किरण एहसानी की उपाधि इसने धारण किया था। और इसकी जो पत्नी थी, जो अर्जुनमंद बानो बेगम थी, इसने एक ही शादी किया था, और उसकी पत्नी जो इसको मुमताज़ कहता था, तो उसी मुमताज़ की याद में उसने ताजमहल बनवाया था। और उस ताजमहल को जो डिज़ाइन किए थे वो अहमद लाहौरी ने किया था। और इसी के शासनकाल में मयूर सिंहासन इसने शाहजहां ने बनवाया था, सोने की, जो लाल किला में रखा था दिल्ली में, मयूर सिंहासन। फिर बाद में अटैक होता है अंग्रेजों को, अंग्रेज ले जाते हैं। फिर अंत में जो है जब भारत आज़ाद होता है तो मयूर सिंहासन जो भारत में वापस आ गई है। तो लाल किला जो दिल्ली में इसने बनवाया था, दीवाने आम दीवाने खास वही है। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में बनवाया है। देखिए, दो मोती मस्जिद है, एक आगरा में है जो लाल किले में है, उसको बनवाया शाहजहां ने, और जो दिल्ली के मोती मस्जिद है आगरा की, दिल्ली के लाल किले में, उसको बनवाया औरंगजेब ने। शीश महल भी लाहौर में शाहजहां ने बनवाया है। अहमदनगर 1632 में इसने जीता था, और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर लिया था 1638 में। पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन जो है इसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली 1638 में कर लिया। इसके पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाहसुजा। इसकी पुत्री का नाम जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, 3 पुत्रियां थी। तो दारा शिकोह तो बहुत पढ़ा लिखा शासक था। औरंगजेब जो है कट्टर मुस्लिम शासक था, जिंदा पीर कहा जाता था। अभी उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो सिजदा पैबोस की प्रथा थी, पहले आपने बलबन का जो देखा था, सिजदा पैबोस की प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया किसने? शाहजहां ने। और इसने इलाही संवत की जगह हिजरी संवत की शुरुआत कर दी थी। जो इलाही संवत दीन इलाही जो अकबर चालू किया था, उसकी जगह हिजरी संवत की शुरुआत शाहजहां ने शुरू कर दी। और इसने तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था, जो अकबर ने समाप्त किया था, और शाहजहां ने इसको फिर चालू कर दिया था। मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है इसको, और स्थापत्य कला का भी स्वर्ण काल कहा जाता है मुगलों में, क्योंकि इसने बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण कराया है। जो आप देख सकते हैं कि लाल किला है, जामा मस्जिद है, ठीक है, मोती मस्जिद है आगरा का। तो इसने बहुत सारे जो स्थापत्य कला का काम किया है, इसीलिए इसको स्थापत्य कला का मुगलों में स्वर्ण काल का कहा जाता है। और फिर अगर ओवरऑल बात करते हैं, पूरे मुगलों का स्वर्ण काल की बात करते हैं, तो पूरे मुगलों में शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, मुगलों का स्वर्ण काल। अब बात करते हैं इसका जो बेटा था औरंगजेब, दारा शिकोह, इन दोनों में युद्ध होता है, लेकिन जो युद्ध जीतता है औरंगजेब, और यही गद्दी पर बैठता है 1658 से 1707। इसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। यही क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था। इसके अन्य नाम था आलमगीर। औरंगजेब का अन्य नाम आलमगीर। इसका 2 बार मुगलों में राज्याभिषेक होता है। पहली बार मई 1659 में, और दूसरी बार जो अपने भाई को दारा शिकोह को लगातार 2 बार हरा देता है, तो ये 5 जून 1659 को परमानेंट शासक बन जाता है मुगल शासक का। इसके गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे, और ये जो है सुन्नी धर्म का कट्टर था। कैसा था? सुन्नी धर्म का कट्टर। इसीलिए इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। किसको जिंदा पीर? औरंगजेब को। इसने पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में की थी, और ये अपनी तरफ से जय सिंह को और जो मराठों की तरफ से शिवाजी के बीच संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी ने बहुत सारे साम्राज्यों को जो औरंगजेब के हवाले कर दिया था। इसने ही 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी 1675 में, क्योंकि दारा शिकोह की मदद कर रहा था, इसीलिए जो है इन्होंने उसकी हत्या करवा दिया था। फिर जजिया कर को इसने पुनः लागू कर दिया था। तो जजिया कर को लागू करने वाला कौन है? फिर से अकबर ने बंद किया था 1679 में, जहाँ औरंगजेब ने फिर से इसको लागू कर दिया। इसने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में 1679 में। इसी को जो है ब्लैक ताजमहल या सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं जितना अपना आगरा का ताजमहल है। इसके समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। हाँ, ये कट्टर मुस्लिम भले ही था, लेकिन अपने सेना में, अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो सेना नियुक्त किए थे, हिंदू किए थे उसने। झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज त्योहार, गाना, कलमा पढ़ना, इन सब पर इसने रोक लगा दिया था। हालांकि ये बीड़ा वादक था, ये इसको बीड़ा बजाने में संगीत का जानकार था, लेकिन जो है इसने गाना वगैरह पे इसने शराब ये सब कुछ नहीं पीता था, और एक ही शादी इसने किया था। पूर्णतः जो है कट्टरवादी ये मुस्लिम था, शासक था, परंतु स्वयं में संगीत का जानकार था, और ये बीड़ा वादक जानकार था। अकबर तबला वादक और ये बीड़ा वादक औरंगजेब। इसने जो वर्नियर थे, एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, इसी के दरबार में आए थे औरंगजेब के शासनकाल में। वर्नियर दारुल हर्ब, जो काफिरों का देश होता था, उसको इसने दारुल इस्लाम के देश में परिवर्तित करने का नारा दिया था। जो दारुल हर्ब होता था काफिरों का देश, उसको इसने दारुल इस्लाम, मतलब इस जो है इस्लाम देश में परिवर्तित करने का औरंगजेब ने नारा दिया था।
अंग्रेजों को हुगली से बाहर कर दिया था औरंगजेब ने ही 1686 ईस्वी में। जो अंग्रेज और जहांगीर के टाइम में आए थे और शासन करने शुरू कर दिए थे, लेकिन औरंगजेब ने 1686 में उनको हुगली पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया। गोलकुंडा विजय 1687 में औरंगजेब को मिला। सती प्रथा पे इसने प्रतिबंध लगा दिया था 1663 में। बहुत अच्छे काम इसने किए कि सती प्रथा पर जो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था 1663 में। और इसकी मृत्यु होती है 1707 में, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, और इसका जो मकबरा है इसका बेटा मोहम्मद आजम ने बनवाया था। इस प्रकार से मुगलों का जो हम देखते हैं खत्म हो जाता मुगलों में। इसके बाद आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर उसको कहा जाता था, और उसको रंगून में बर्मा में कैद करके उसकी जो है काले पानी की सजा होती है, वहीं मर जाता है उसमें। और बहुत ज़्यादा एक आपको याद कर लेना है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसी के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और मोहम्मद शाह रंगीला ने जो जजिया कर था उसको पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मराठा। अब हम लोग बात करते हैं मुगल के बाद मराठा, और मराठा के बाद जो आपका आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो मराठा साम्राज्य जो है इसकी जो संस्थापक थे वो शिवाजी, ठीक है शिवाजी, लेकिन उनको छत्रपति की उपाधि मिलती है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। संस्थापक मराठा साम्राज्य का शिवाजी करते हैं, और इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में होता है। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे, ये सिर्फ एक नौकरी करते थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके गुरु रामदास इनके धार्मिक गुरु थे, और इनके जो दादा कोड़देव थे वो शैक्षिक गुरु थे, किसके? शिवाजी के, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे। रायगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी 1656 में बसाई थी, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, और राज्याभिषेक के बाद ये छत्रपति कहलाए, छत्रपति शिवाजी। कब कहलाए? जब इनका राज्याभिषेक हो गया था। कब हुआ था राज्याभिषेक? 5 जून 1674 को रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को होती है। इनका राज्याभिषेक कराने बनारस से बनरघट्टा जो पंडित आते हैं बनारस से आते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे वो संभाजी का शासनकाल जो था 1680 से 1689 के बीच में। जो भी मराठा साम्राज्य से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सारे हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध भी जो है मराठा लड़ती है 1761 में। पानीपत का हमने 3 युद्ध देखा, 1526 में जो बाबर इब्राहिम लोदी, 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठा हार गई थी। ठीक है, मराठा का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, उसके बाद अमृतराव, फिर जो है नानाशाही, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो था वो बाजीराव द्वितीय ही था। ये महत्वपूर्ण अंतिम पेशवा था मराठा का। मराठा ने कुछ अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे और उसमें संधि की थी उन्होंने। तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1782 में, और इसमें जो संधि हुई थी सालबाई की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट सालबाई की संधि 1782 में। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच में, और इसमें देवगांव की संधि होती है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच चलता है। इसमें जो है मराठा जो संधि करती है वो पेशवा पद को समाप्त कर देती है इस संधि में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो संधियां हैं मराठा जो अंग्रेज और मराठों के बीच में होती है उसके बारे में देखते हैं। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर नहीं है परंदर है, परंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, और सुरजी अर्जनगांव की संधि 1803, पूना नागपुर की संधि जो होती है वो 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, और मंदसौर की संधि 1818 में। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं मराठा का साम्राज्य से। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान समूहों की नियुक्ति की थी। तो शिवाजी के टाइम में जो अष्टप्रधान थे वो किसके समय? एक तो कृष्णदेव राय के समय में जो अष्टप्रधान थे, लेकिन शिवाजी राय ने भी अष्टप्रधानों को रखा था। और अहिल्याबाई होलकर जो थी ये मराठों के होलकर वंश की शासिका थी इंदौर में। तुकाराम जो था वो शिवाजी के समकालीन था, और तुकाराम जो था वो वारकरी संप्रदाय का था। पिछली बार पेट में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट मीटिंग में कि तुकाराम जो शिवाजी के समकालीन कौन था, तो नामदेव ऑप्शन में था, नामदेव तुकाराम ऐसे करके। तो शिवाजी का समकालीन तुकाराम था, ये जो है वारकरी संप्रदाय का था, ये शिवाजी का समकालीन था। बाकी नामदेव भी वो भी वारकरी का था, लेकिन मराठा साम्राज्य या शिवाजी का समकालीन नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं मुगलों के टाइम में। हमने जो स्थापत्य देखा उसका निर्माण देखा, और किस वर्ष में वो स्थापित हुआ था, वर्ष बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जो है स्थापत्य, उसके स्थल और उसके निर्माणकर्ता सिर्फ आपको पढ़ने हैं। ये सिर्फ 2 चीज़, वर्ष आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग लेकिन देखते चलिएगा सब कुछ। आगरा का फोर्ट अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था, चार मीनार कुली कुतुब शाह ने, निषाद बाग की स्थापना आसिफ खान ने किया था। इसके बाद ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ, लाल किला का निर्माण शाहजहाँ 1638 से 48 के बीच। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने किया था। जो भी जयपुर के ज़्यादा शासक होते हैं उनके आगे सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, इस प्रकार से नाम होते थे। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री पूरा खत्म कर दिया है।
और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोई भी आपके जो पेट का टॉपिक है, एक भी टॉपिक मैंने मिस नहीं किया है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे। 99% जो चांस है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने के, वो 99% चांस है आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो लगभग आपके 70 नंबर के मैराथन खत्म होने वाले हैं। आपका जो 10 नंबर करंट का मैराथन वो भी आपको परसों तक आ जाएगा और कल आपका इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से 70 नंबर आपको यहाँ से करा दिया जाएगा और उसमें अगर आप पूरा मैराथन 1 से 2 बार अच्छे से देखेंगे तो 65 नंबर तक की गारंटी मैं लेता हूँ, इतने नंबर मैं आपको यहाँ से दिलवा दूंगा। बाकी मैथ और रीजनिंग आप कर लेंगे तो आराम से आपके 80+ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल द फाइव स्टिक को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझसे अगर कुछ भी आप बात करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहीं मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा, फॉलो कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पूरी जितनी भी मैराथन क्लासेज जो है 12, 13, 15 सभी मैराथन क्लासेस का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से लिंक पर जाएंगे और प्लेलिस्ट देखिए एक एक वीडियो को। मैं दावा करता हूँ कि आपको सारे वीडियो अच्छे लगेंगे और वीडियो अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।